हेलो बच्चों, मैं कुमार सर स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑर्गेनिक गुरु पर। और बच्चों, अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जैकबोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को अभी हम लोग करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले एमसीक्यू का शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा जैकबोर्ड क्वेश्चन पूछता है ये सेम उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि 1 mu इज इक्वल टू, तो देखो 1 mu जो होता है ये किसके इक्वल होता है? तो 1 mu इज इक्वल टू 1.6603 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉरी, ये मोल कंसेप्ट चैप्टर में आता है और मोल कंसेप्ट चैप्टर में काफी डिटेल में हम ये पढ़ा चुके हैं। आप लोग में से जो बच्चे मोल कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं कि आप देखिएगा, इसलिए इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को आप देखते चलिए। और हाँ, एक बात बता दें कि अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने गूगल ड्राइव का लिंक दे दिए हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया हुआ है। वो इंपॉर्टेंट नोट्स आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है? आप कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों के एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, तो एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? तो ये 1 मोल एवोगाड्रो नंबर, डेट मीन्स के 1 मोल, डेट मीन्स के 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। जैसे ना, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल नोन एज, तो ये 1 मोल के इक्वल होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो देखो बच्चों, कार्बन का मोलर मास होता है 12 और प्लस 1 हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, मतलब इट विल बी इक्वल टू 16। और यहाँ पर U लिखा हुआ है, तो U जो होता है ये यूनिफाइड मास होता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, मतलब ये एक एटम का है। वही अगर ग्राम पर मोल में होता तो 16 ग्राम पर मोल 1 मोल एटम का होता। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो देखो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, डेट मीन्स कि इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 18। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, तो बच्चों सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32 और प्लस 2 ऑक्सीजन का भी 32, डेट मीन्स कि ये मिलाकर हो गया टोटल 64। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का हो गया 48। जब इसको आप सम करेंगे तो इट विल बी 63, ठीक है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ ब्रैकेट में H12 C6H12O6, ठीक है? तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज का कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 6 फॉर 12 हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन्स, 12 हाइड्रोजन के लिए 12 और 6 ऑक्सीजन के लिए 96। जब इसको सम करेंगे तो आएगा 180। इसके बाद है बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला बेंजीन। देखो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला, सबसे पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना तो एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है? लेकिन बात ऐसा है कि हम जो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो रेशियो से रिलेटेड मिलेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला का सीधा सा मतलब होता है रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ एटम्स। एटम्स का रेशियो निकाल दो, वही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। तो भाई बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, मतलब रेशियो क्या है? 6:6 का, डेट मीन्स की 1:1 का, डेट मीन्स की एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया इसका कितना? CH। समझ गए बात को? इसके बाद है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये C नंबर वाला ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मतलब कि रेशियो हो गया 6:12:6, मतलब कि 1:2:1, मतलब कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन CH2O। तो ये हो गया आंसर। समझ गए बात को? तो इस अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। तो हम एक ही टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के लगातार दिए हैं ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, ठीक है? तो इथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो 2:6, तो रेशियो क्या हो गया?
1:3 का, डेट मीन्स के आंसर हो गया CH3। इसके बाद बच्चों कुछ साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे थॉमसन। इसके बाद है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो बाबू प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक। ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको एकदम पता होना ही चाहिए, ठीक है। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है -1। रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो भाई न्यूट्रॉन जब न्यूट्रल होता है तो सिंपल सी बात है कि न्यूट्रल का कोई चार्ज नहीं होता है, तो उस अकॉर्डिंग इसका मास क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एब्सोल्यूट चार्ज, एक्चुअल में कितना चार्ज होता है, हम लोग को पता है कि एक्चुअल चार्ज जो होता है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ए नंबर हो गया। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, तो भाई एटम का न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये एटम है तो एटम का न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका आंसर हो गया पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है। विच इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। न्यूट्रॉन देखो हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला क्या होता है, 1H1, ऐसे नीचे एटमिक नंबर भी 1, एटमिक मास भी 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A-J, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। डेट मीन्स कि हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके बाद Ca2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो बाबू Ca2+ आयन, तो Ca2+, देखो कैल्शियम का एटमिक नंबर होता है 20, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितना होना चाहिए, 20, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 18, और 18 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, आर्गन का। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही होता है कि जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, समझ गए। Mg2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, Mg2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है कितना एटमिक नंबर, तो मैग्नीशियम का एटमिक नंबर होता है 12, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो बचा 10 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, ये Na+ है, ये Ca2+ है, ठीक है। अब आपको बताना है, तो देखो मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 10 बचा, ठीक है। तो भाई यहाँ Na+, तो सोडियम का एटमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटमिक नंबर होता है 11 प्लस चार्ज, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो बचा कितना, 10। आंसर हो गया आपका 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, तो भाई इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, तो सोडियम है और पोटेशियम है। तो सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, तो जो नीचे आता है वो बड़ा होता है। और उसमें भी आप ध्यान में रखना कि अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, एक मिनट, अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है और कोई न्यूट्रल है तो ध्यान रखना कि निगेटिव वाला बड़ा होता है और पॉजिटिव वाला सबसे छोटा होता है। तो ये K- इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। स्पीसीज हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर Al3+ होगा। द स्पीसीज हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, तो स्मॉलेस्ट साइज में कौन सा है, Mg, Mg2+, Al, Al3+, तो Al3+। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, एक तो लगभग सबका इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर है, उससे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वो छोटा होता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। देखो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या मिला था, तो उसमें एटमिक न्यूक्लियस मिला था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है एटम में, ये रदरफोर्ड बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में, प्रोटॉन होता है सेंट्रल पार्ट में, ये रदरफोर्ड बताया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी से नहीं हुआ था, डिस्कवरी बहुत पहले हो गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एटमिक न्यूक्लियस। क्लियर है ना। इसके बाद है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, मास नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो बाबू 19 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, मतलब कि P+N करना है, क्योंकि P+N इज इक्वल टू होता है एटमिक मास, मतलब कि मास नंबर। तो 20 + 19 होता है तुम्हारा 39, और इसमें कोई नहीं है जिसका 39 है, तो ऑप्शन हो गया डी। क्लियर है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 18 न्यूट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, यहां भी P+N कर दो, तो 18 + 17, तो 18 + 17 करोगे तो 35 आएगा, ए नंबर। क्लियर है। इसके बाद है
कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सी 6 एंड 13। तो देखो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पहले ही बता चुके ए माइनस जेड, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो तो 13 माइनस 6 कितना आ गया 7, तो इसका आंसर हो गया 7। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ, और ये दिया हुआ आपको, देखो यहां भी ऊपर में 56 और माइनस नीचे में 26, मतलब इसका आंसर हो गया 30। क्लियर है ना, सब अच्छे समझ के चलना। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम, 24 माइनस 12। The complete symbol for the atom with atomic number 17 and atomic mass 35। देखो एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब एटम हो गया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 और मास 35, तो मास को यहां लिखते हैं, तो ये कहां है ना सर, सी नंबर। ठीक है, तो ये तुम्हारा, एक मिनट, ये तुम्हारा सी नंबर हो गया करेक्ट आंसर, ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या होता है बाबू, तो आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, और मास नंबर डिफरेंट इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। समझ गए बात को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होगा इसलिए मास नंबर अलग हो जाएगा। तो इसमें है कोई वैसा जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट है? नहीं है, कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज। हो सकता था, कब हो सकता था, अगर ये पहले वाले में एक जगह 35 की जगह 37 होता क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप, तो ये हो जाता। आइसोटोप एन एलिमेंट है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका होगा बाबू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? देखो element which have same atomic number but different element which have same atomic mass and different atomic number, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोबार। ठीक है, जब ऊपर वाला सेम नीचे वाला डिफरेंट होता है आइसोबार होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल ऑफ बेरिलियम, तो भाई बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, दैट मींस 2,2, आंसर हो गया 2। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ 2p, ध्यान में रखना 2p बोल रहा है, तो n का वैल्यू तो सबसे पहले 2 हो गया, ये जो 1 2 3 4 होता है ये n का वैल्यू होता है, तो n का वैल्यू 2 हो गया। और p है तो p के लिए बात ध्यान में रखना कि l का वैल्यू s के लिए 0, ठीक है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ठीक है, ये वैल्यू होता है l का। तो भाई n का वैल्यू 2 हो गया क्योंकि 2 है, और p है तो l का वैल्यू क्या हो गया, तो p के लिए l का वैल्यू हो गया 1। समझ गए बात को, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में पक्का रहेगा, ध्यान रखना। इसके बाद है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग टू विच ब्लॉक, भाई पी ब्लॉक। 17 कौन सा होता है, क्लोरीन, और क्लोरीन हेलोजन फैमिली, ग्रुप 17 पी ब्लॉक। विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 0, ग्रुप 0 मतलब कि ग्रुप 18 मतलब कि नोबल गैस हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देखो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी उसका होगा जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, जो नीचे की ओर आता होगा उसमें पीरियोडिक टेबल में, तो इन सबसे नीचे आता है तुम्हारा कैल्शियम, इसका आंसर यही होगा। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BF3 इज, BF3 सिंपल है बाबू, B ये F3, ठीक है, मतलब कि ट्रायगोनल प्लानर। बॉन्ड एंगल इसका होता है 120 डिग्री का, अगर कोई पूछे तो ध्यान में रखना। समझ गए बात को? देखो द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ PCl5 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ऐसा होता है PCl Cl Cl, एक Cl यहां, एक Cl यहां। देखो ये तीनों होता है सेम प्लेन पर, और ये दो होता है परपेंडिकुलर। समझे बात को? तो ये PCl5 होता है इसका स्ट्रक्चर। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 ऑक्टाहेड्रल, SF6 इस ऐसे 4 सेम प्लेन पर और 2 परपेंडिकुलर, ये SF6 होता है। हर जगह फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ CH4 टेट्राहेड्रल, सारा दुनिया जानता है, ऐसे इधर हाइड्रोजन लगा दो sp3 हाइब्रिडेशन के साथ। शेप ऑफ NH3, NH3 का शेप बोल रहा, देखो ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री बोलता तो टेट्राहेड्रल होता, शेप बोल रहा बाबू, तो NH
H और यहाँ होता लॉन पेयर। लेकिन जब हम लोग शेप देखते हैं तो लॉन पेयर को करते इग्नोर, तो लॉन पेयर को इग्नोर करेंगे तो इसका शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड के जैसा है ना, ऐसे नीचे की ओर। ठीक है। नंबर ऑफ लॉन पेयर इन NH3, NH3 एक लॉन पेयर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर हम बनाए थे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 शेयरिंग में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब एक पेयर बचा। अब इसमें एक आंसर कोई है नहीं, लेकिन गलत टाइप हमको लगता है कि हुआ है, यहाँ 1 होना चाहिए था और उस अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही होगा। द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑफ H2O, भाई ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 शेयरिंग में गया तो 4 बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा तो पेयर में कितना बचा, 2। द नंबर ऑफ लॉन पेयर इन SF4, देखो सल्फर भी ग्रुप 16 का है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 शेयरिंग में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब पेयर में कितना बचा, 1। क्लियर है ना। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BrF5, BrF5 का बात कर रहा, तो 1 ब्रोमीन 5 फ्लोरीन के साथ, तो बॉन्ड पेयर हो गया 5। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4 प्लस, ये NH4 प्लस होगा। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4 प्लस, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4 प्लस सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4 प्लस क्या होगा, sp3, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, मोनोवैलेंट एटम हो गया 4, तो 5 4 9 हो गया, 1 प्लस चार्ज मतलब 1 लॉस किया, तो इसमें से 1 घटा दो, तो ये हो गया टोटल 8, और 8 को कर दो हाफ, तो 8/2 आ गया 4। एक S को दे दो, S को 1 से ज्यादा दे नहीं सकते, और P को 3 दे सकते हैं, D को 5 दे सकते हैं, ये याद रखना, 3 दे दो P को, sp3। देखो ये शॉर्ट ट्रिक होता है बनाने का। ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे बनाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हाइब्रिडेशन का शॉर्ट ट्रिक का इतना बढ़िया लिंक तुमको भेजेंगे ना, मजा आ जाएगा हाइब्रिडेशन पढ़ के। देखो दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, सिंपल सी बात है, ये भी sp3 हो गया, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस हाइड्रोजन 4, तो 4 4 8। ठीक है। 8 का 2 करोगे, 8 को हाफ करोगे, 8 को हाफ करेंगे 4, मतलब sp3। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2, बाबू H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब देखो एक शानदार ट्रिक बताते हैं तुमको बॉन्ड ऑर्डर का। जब भी बॉन्ड ऑर्डर पूछे ना, देखो ऐसे एक पहाड़ बना देना। ठीक है। पहाड़ पे यहाँ लिख देना 14 और यहाँ लिख देना 3, और इसके बाद 15 16 17 18 ऐसे चलाना, फिर इधर भी चलाना तुम 13 के नीचे इधर 12 आ जाएगा, 1 मिनट, 12 11 10 9 8 ऐसे चलाना, और नीचे 14 का 3 लिखना। अब जिधर भी एक स्टेप नीचे उतरोगे ना बाबू, 3 में से 0.5 घटाते जाना, मतलब 15 आए तो 2.5, 16 आए तो 2, 17 आए तो 1.5, 18 आए तो 1, वैसे ही नीचे 19 में 0.5, 20 में 0, इधर 13 आया फिर से 2.5, 12 आया 2, 11 आया 1.5, 10 आया 1, 9 आया 0.5 और 8 आता तो 0। अब ये ऊपर वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाला बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड ऑर्डर। देखो ध्यान से, तो O2 का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 ऑक्सीजन में 16, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। समझ गया। इसी तरह CO, तो भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है कितना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है 6 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 8 से कितना हो गया 14, 14, तो 14 के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 3। समझ गया बात को, ये ट्रिक है। Be2 मॉलिक्यूल, Be2 बेरिलियम का 4 होता है। ठीक है। 4 4 8, देखो ये 9 तक हम 0.5 आए थे, नीचे 8 लाते तो ये 0 आ जाता। ठीक है। HCl कैसा मॉलिक्यूल है, तो भाई सिंपल सी बात है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। NaCl कैसा मॉलिक्यूल है, तो ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है। HCl इसलिए पोलर है क्योंकि वो बनाता, जो बॉन्ड बनाता है ना, तो वो बॉन्ड बनाता है तुम्हारा कोवलेंट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा होने के कारण वो पोलर बन जाता है, और NaCl तो बनता ही आयन से है। H2 कैसा है, तो H2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है। NH3 कैसा है, भाई NH3 भी कोवलेंट बना के और चार्ज का डिफरेंशिएशन होता है उसमें, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का पोलर मॉलिक्यूल है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ इसमें से कौन सा है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखो ये नीचे वाला 59, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब इसका ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक इक्वालिटी आएगा, मतलब कि एक कांस्टेंट आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, दोनों एक साथ है। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ किसके बीच का रिलेशन होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ये हो जाएगा। P/T ये गैलुसेक लॉ है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P इज इक्वल टू होता है KT, तो P/T इक्वल टू हो गया K, तो P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है, P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट
ये P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट तुम्हारा गैलुसेफ लॉ में आता है। समझ गए बात को? PV इक्वल टू एनआरटी, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद थर्मोकेमिकल इक्वेशन, देखो इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है तुमको, ठीक है, और ये आइसोब्यूटेन का वैल्यू है, और ऊपर से देखो ये डेल्टा, ठीक है, डेल्टा C और साथ में H। ये C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो C रिप्रेजेंट कर रहा है कंबसन को, मतलब ये है इंथैल्पी ऑफ कंबसन, ठीक है। ए नंबर तुम्हारा सही हो गया। अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो क्या होगा? डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, भाई डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। थर्मोडायनेमिक में पढ़े होगे, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज क्वांटिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, देखो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? स्टेट फंक्शन उसको बोलते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे डेल्टा एच वगैरह जो हम लोग लिखते हैं, एंथैल्पी वगैरह, ये सब स्टेट फंक्शन होता है। दैट मीन्स की हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये वाला आंसर हो जाएगा। हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट का जो एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, हो गया टेम्परेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ये हो गया तुम्हारा एंथैल्पी, ठीक है। ये पर मोल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, डिपेंड करता है। डिफरेंट कर्व ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर का टर्म होता है बेरिक, ये आइसोबार हो गया। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होता तो आइसोथर्म होता। अगर ये मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर होता तो आइसोथर्म होता। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो आइसोकोर होता। कोरिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉल्यूम, बेरिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेशर, और थर्म, थर्मल मतलब हीट, मतलब टेम्परेचर। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस क्या? ऑलवेज निगेटिव, कुछ भी जलेगा हीट रिलीज करेगा। द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ दिस केसी, केसी का वैल्यू लिखना है बाबू। केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब ये सी डी ऊपर चला जाएगा और ये ए बी नीचे चला आएगा। कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब बी नंबर। हमेशा ये ऐसे ही होता, ध्यान में रखना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लें हम, अगर मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास N2 + 3H2 है और इससे हमारा 2NH3 बन रहा है और हमको इसका केसी लिखना है। तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट वाले को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि अगर इसके आगे कुछ है तो वो पावर में जाएगा। इस रिएक्शन में आगे कुछ नहीं था तो पावर में कुछ नहीं गया, और नीचे आ जाएगा कौन? रिएक्टेंट। तो N2H2, H2 के आगे 3 है तो वो पावर में चला गया। समझ गया? स्पीसीज F-, F- मतलब इसके पास माइनस चार्ज है, तो बोल रहा है ये क्या है? तो जिसके पास माइनस मतलब उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर है, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है लिविस बेस होता है, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविस बेस। इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, ठीक है। ये H+ है, ये Mg2+ है, उस अकॉर्डिंग इसमें लिविस बेस हो गया OH-, क्योंकि इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी एसिड इज, लिविस थ्योरी के अनुसार एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो भाई एक्सेप्टर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ये लिविस एसिड, और डोनर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लिविस बेस। समझ गए बात को? इसके बाद है बाबू लेवल 75 नंबर क्वेश्चन, फॉर बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों ये टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जो हम आपके लिए स्पेशली बहुत मेहनत करके और बनाए हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत बहुत कुछ मिलेगा आपको। और इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम गूगल ड्राइव का लिंक दे दिए हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।
आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ऑर्गेनिक गुरु चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस तरह का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग फिर से किसी वीडियो में ऐसे ही अच्छे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।